Hello everyone, this is the third lecture of the NCERT and the GC Leong series, and today we'll cover this chapter, Interior of the Earth and the Earth's Crust. So this Interior of the Earth is from NCERT, chapter number 3, and the Earth's Crust is from GC Leong. So today we'll study the Earth's crust and the interior of the Earth. So the medium of explanation is bilingual. And here we are covering this interior of the earth in this video along with how the earthquakes helps in detection or help us knowing the interior of the earth. And in the second video, we'll cover the details about the earth crust, the various rocks which are present in the earth's crust. So let's start with the NCERT part. हमें अर्थ के इंटीरियर को जानने की क्या ज़रूरत है? Why it's very much important? बिकॉज जो हमारे अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लाइक यू सी, आपको कहीं कहीं पे माउंटेन्स दिखते हैं, देन प्लेन्स दिखते हैं, देन डिप्रेशंस दिखते हैं. दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस विच आर ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो ये जो रिजल्ट आप देखते हैं ना, माउंटेन्स, देन डिप्रेशंस, देन प्लेन्स, ये जो भी फैक्टर्स हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, उनकी वजह से आपको ये देखने को मिलते हैं. सो हमारे अर्थ के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आर बीइंग ऑपरेटेड. And these processes are exogenetic or endogenetic. Now exogenic processes होते हैं which are outside, or we can say which are not operating in the earth. जो earth के interior में operate कर रहे हैं, like the magma, the convection currents, जो हमें देखने को मिलते हैं, the volcanoes and earthquakes, these are operating interior. And जो processes बाहर operate करते हैं, like we have the various erosional factors or erosional agents like glaciers, like winds. So ये जो external agents हैं, external agents means हमारे अर्थ में present नहीं है, अर्थ के बाहर जो operate करते हैं उन्हें हम बोलते हैं exogenic forces और exogenetic forces. So ये जो exogenetic forces हैं and endogenetic forces हैं, ये responsible हैं हमारे अर्थ के जो different हमें shapes देखने को मिलते हैं इनके लिए. इसी वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर को जानने की ज़रूरत पड़ती है और हम इसे पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो क्यों वेरी करते हैं. ऑल्सो it's important to study the physiographic character of a region because human life is influenced by it. So आप देख सकते हैं, जैसे आप किसी रीजन में स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ जगह पे आप देख सकते हैं, जैसे कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. और वहीं आप चले जाएं द कोल्ड डिजर्ट, और चले जाएं एक्सट्रीम कंडीशंस, द पोलर रीजन्स, और वी कैन से बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशंस है जहाँ पे मतलब रहना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे आपका ह्यूमन लाइफ और वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है. सो आप ये देख सकते हैं. साथ के साथ देखिए, ये तो क्लाइमेटिक फैक्टर है, उसके साथ साथ यहाँ पे फिजियोग्राफी का भी रोल आता है. आप देखते होंगे आपका जो प्लेन एरिया है, जैसे आप जानते हैं इंडिया में हमारे पास अलूवियल प्लेन्स, और इंडिया में आप जानते हैं गंगा प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो ये जो रीजन है ये ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं. और आप वहीं चले जाएँ माउंटेनियस रीजन्स, द हिली पार्ट, अगर आप यही हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है अगर हम प्लेन से देखें. तो ये जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर है ये भी अफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को, इसलिए हमें अर्थ के इंटीरियर जो है स्टडी करने की ज़रूरत है. नाउ ये भी हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है कि अर्थ जो है शेक क्यों करता है, क्यों हमें जैसे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और कितने फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलते हैं. तो हम ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें अर्थ का इंटीरियर पता है. साथ के साथ सुनामी कैसे जनरेट होती है, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं. और अगर कोई डिज़ास्टर अकर करने वाला है तो हम उसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें हमारे अर्थ की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन या इंटीरियर के बारे में थोड़ी नॉलेज हो. नाउ हमारे अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं. अगर हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं. अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की तरफ चलें तो डायरेक्ट सोर्सेज में आ गए जो आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं. लाइक अगर आपने अर्थ के सरफेस में से रॉक्स उठाए, उन्हें देखा और उन्हें स्टडी करा तो हमें हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है. बट ये जो सरफेस रॉक है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज करते हैं. क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि ये जो सरफेस रॉक है इन पे एक्शन होता है हमारे एजेंट्स का, द इरोजनल एजेंट्स, द एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड्स, ग्लेशियर्स एटसेट्रा, रिवर्स वी कैन से. ओके, तो ये सारे जो एजेंट्स हैं इनका एक्शन होता है, इसलिए जो सरफेस रॉक हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं, वो इरोड होते रहते हैं, वो वेरी करते हैं. इसलिए ये हमें ज़्यादातर हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता नहीं सकते.
बट स्टिल इसका भी मेजर रोल है हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने में। अगर हम देखें दूसरा सोर्स, तो ये माइनिंग से भी हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं। जब माइनिंग एक्टिविटी कंडक्ट होती है तो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट सोर्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस हुए हैं, जो भी इनको डिग करा गया है, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर्स, बट वी नो कि हमारा अर्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 6300 किलोमीटर्स तक है। हम जब इसे इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो मतलब इतना डीप है हमारा अर्थ। बिल्कुल उसका जो सेंटर है वो 6300 किलोमीटर्स पे लाई करता है। तो ये 3 to 4 किलोमीटर्स का स्टडी करने में हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर हम बात करें कि जो वॉल्केनोज क्यों होते हैं, तो उसके लिए तो हमें अर्थ के इंटीरियर को जानने की जरूरत है। लेकिन वॉल्केनो का जो सोर्स है वो है एस्थेनोस्फेयर, मैग्मा। अब ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये भी अप्रॉक्सीमेटली हमें 200 और कई कई जगह पे 400 किलोमीटर्स भी लिखा है, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये तो काफ़ी कम है इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल ये डायरेक्ट सोर्स है। हम यहीं तक इसे ये डिगिंग कर पाए हैं, यहीं तक हमारी ड्रिलिंग हो सकी है अब तक। अगर आप बात करें डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये भी एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, ये भी कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये इसका डेप्थ कितना है? ये भी 12 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें 6300 किलोमीटर्स तक, तो उसके कंपैरेटिव तो ये काफ़ी कम है। देन उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्केनिक इरप्शन, तो हमें भी यहाँ से सोर्स देखने को मिलते हैं। मॉल्टन मटेरियल, मैग्मा इरप्ट होता है, बट स्टिल हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि एक्यूरेट डेप्थ क्या है मैग्मा का। तो इससे हम मतलब किस डेप्थ से वो मैग्मा निकल के आ रहा है, तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बता सकते हैं कि ये जो रॉक है, मतलब हमें अर्थ का इंटीरियर ना वॉल्केनिक इरप्शन से थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ अंदर बहुत हीट है, या फिर उस मटेरियल कैसा निकल रहा है बाहर, बट वो कितने डेप्थ से निकल रहा है वो हमें ऐसे नहीं पता चल पाता। इसीलिए हमें ये जो अर्थ का इंटीरियर है स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये बोल सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो ये एक सरफेस रॉक है, रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एंड दिस वॉल्केनिक इरप्शन, इनका है रोल, बट ये ज़्यादा हद तक हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसीलिए हम चलते हैं इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ। तो इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो जो माइनिंग एक्टिविटी है उससे हमें एक चीज़ पता चलती है, ये इनडायरेक्ट है, मतलब वी आर कंक्लूडिंग। सो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो माइनिंग एक्टिविटी जो हो रही है वहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जो टेम्परेचर है साथ में जो प्रेशर है, ये दोनों चीज़ें डेप्थ के साथ इंक्रीज करती हैं। ये अगर हम माने अर्थ जिसका ये क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो हम जब क्रस्ट से सेंटर की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हमारा प्रेशर वो भी इंक्रीज करेगा। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करते हैं। नाउ अगर हम बात करें अर्थ की थिकनेस, ये हमें पता है, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एट डीपर डेप्थ्स। सो इनके ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे है कि डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, साथ के साथ हमें अर्थ की थिकनेस पता है, तो साइंटिस्ट ने टेम्परेचर की वैल्यूज, अप्रॉक्सीमेट प्रेशर, डेंसिटी, ये सब की इवेलुएट करी है, ये सब निकाली है। तो ये बोल सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट सोर्स है, बिकॉज कोई भी इतने डीप नहीं जा सकता जितना हमारा ये जो अर्थ है वहाँ पे नहीं जा सकता। हमें पता है कि एस्थेनोस्फेयर और जो मॉल्टन मटेरियल है वो हमें 200 किलोमीटर्स में ही और वीकेंड से अपर मेंटल में ही देखने को मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ से ही मैग्मा निकलता है, तो हम जा नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो। सो अगर हम बात करें जो नेक्स्ट सोर्स है, नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स, इट्स दिस ग्रेविटेशन, magnetic field and the seismic activity, and the most important is the seismic activity, although it's the indirect source but it's very much important and इसने हमें काफ़ी हद तक हेल्प करी कि हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर सकें। हमारा पूरा का पूरा आज कंसंट्रेशन इसी पे होगा एंड उसके बाद हम अर्थ के इंटीरियर को देखेंगे। बट ये ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन जो है ये हमारे सरफेस पे इक्वल नहीं है, मतलब ये वेरी करता है, इसका कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं है, ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे भी मतलब आप बात करें, जैसे आपको पता है जो ग्रेविटेशन है वो पोल्स पे ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू, हमारी जो जी की वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। अब ये इसलिए होती है क्योंकि आप देखिए जो हमारे अर्थ का शेप है ना वो थोड़ा बल्ज इस टाइप का है, तो आप अगर देखें तो यहाँ से डिस्टेंस कम है इन कंपैरेटिव टू दिस। सो हियर वी हैव दिस इक्वेटर एंड दिस इज द सेंटर एंड हियर वी हैव दिस पोल। तो यहाँ पे अगर आप बात करें पोल पे, तो पोल पे क्या होता है, हमारा जो जी का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये सेंटर से काफ़ी पास में है इन कंपैरिजन टू दिस इक्वेटर। देखने में हमें ऐसा लगता है बट रियलिटी यही है। तो पोल पे आपकी जी की वैल्यू
ज़्यादा होती है इक्वेटर के हिसाब से। तो ग्रेविटेशन भी सेम नहीं है, बिकॉज हमारे अर्थ में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इवन नहीं है, वो अनइवन है। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, जिसकी वजह से ये जो ग्रेविटेशन वैल्यू है ये वेरी करती रहती है। और जहाँ जैसे जैसा मास है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये पोल एंड इक्वेटर, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ दिस ग्रेविटेशन वैल्यू। नाउ अगर आप बात करें, ये जो ग्रेविटी है, ये जैसे मैंने बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, नॉट ओनली द ग्रेविटेशन फैक्टर और द वैल्यू ऑफ द जी, देर आर अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और विच अफेक्ट्स द ग्रेविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी, एंड इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। क्योंकि हमारा अर्थ का जो मटेरियल है वो भी सेम नहीं है, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो मटेरियल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी वजह से हमें ग्रेविटी में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे तब भी देखेंगे ग्रेविटी के बारे में, और साथ के साथ अभी हमने थोड़ा बहुत देखा भी है। उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक सर्वेज। मैग्नेटिक सर्वे से हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनका क्रस्ट पार्ट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और इससे हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसके क्रस्ट में कैसे मटेरियल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता मैग्नेटिक सर्वेज, बट तब भी हमें अर्थ का जो मटेरियल है, जो भी क्रिस्टल पोर्शन है, वहाँ पे किस टाइप का मटेरियल है वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। तो ग्रेविटेशन भी हमें थोड़ा बहुत मटेरियल के बारे में बताता है कि हमारे अर्थ के अंदर किस टाइप का मटेरियल है, हमारा अर्थ के कोर में किस टाइप का मटेरियल है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। वहीं पे मैग्नेटिक सर्वे अगर करा जाए तो उससे भी हमारे क्रिस्टल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में पता चलता है। लेकिन ये जो सीज़मिक एक्टिविटी है, इसने तो बहुत कुछ बताया है हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दी विच गिव्स दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दी अर्थ इंटीरियर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हम ये सीज़मिक एक्टिविटी ही करेंगे। तो ये जो सीज़मिक स्टडीज़ हैं, इसने ही हमारे अर्थ के पूरे कंप्लीट पिक्चर के बारे में बताया है। हमने सीस्मोग्राफ और जो भी इसके रिकॉर्डिंग्स होते हैं उन सब चीज़ों से देख के पता लगाया है कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो अगर हम बात करें अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक है एक नेचुरल इवेंट, वी ऑल नो। ये अकर होता है जहाँ भी हमारे अर्थ में फॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। अभी हम जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि प्लेट्स क्या होते हैं एंड प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, और वहाँ पे फॉल्ट भी होता है। और यही फॉल्ट के पास अगर थोड़ा सा मूवमेंट होता है, जैसे मूव कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो शेक करता है, एंड इसकी वजह से जो भी वहाँ पे एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, एंड वेव्स आर जनरेटेड जो कि हर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। सो आपने यहाँ क्या देखा, अर्थक्वेक है जो कि एक फॉल्ट के अराउंड अकर हुआ, एंड उसके बाद वहाँ से आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है ना, यही है वेव्स, जो कि हमारे अर्थ के अंदर ऑल डायरेक्शंस में मूव करती हैं। पहले तो ये जो वेव्स होती है ना, ये होती हैं बॉडी वेव्स, क्योंकि अर्थ के अंदर मूव करती हैं। जैसे ही वो बाहर के रॉक्स से कांटेक्ट में आती हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और कन्वर्ट हो जाती है सरफेस वेव्स में, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, और बोल सकते हैं ये वेव्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो वेव्स हैं, ये रिफ्रैक्शन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग इसे रिसर्च में स्टडी करते हैं कि कैसे रिफ्रैक्ट कर रही हैं, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हम डायग्राम्स में देखेंगे, और जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अकर किया यहाँ एक फोकस के पास, एंड इसके ऊपर, तो हम ये जो फोकस वाला पॉइंट है ना, इसे हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर जो होता है जहाँ पे अर्थक्वेक अकर किया, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। अब जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे है हमारा एपिसेंटर, मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक अकर हुआ वहाँ पे है हाइपोसेंटर, और जो भी उसके नियरेस्ट सरफेस है, जो भी उसके सबसे पास में हमारा ऊपर वाला सरफेस है, मतलब हमारे अर्थ का सरफेस है, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। और एपिसेंटर देख सकते हैं, ये है फॉल्ट के अराउंड ये थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, जिससे ये अर्थक्वेक जनरेट हुआ। और जैसे ये अर्थक्वेक होता है, यहाँ से निकलती सीज़मिक वेव्स, और यहाँ से आपकी निकलती है पी वेव्स, एस वेव्स, जो कि है बॉडी वेव्स। जैसे ही ये बॉडी वेव्स मूव करती हैं, यहाँ सरफेस पे आती हैं, रॉक्स के साथ कांटेक्ट करती हैं, ये बन जाती हैं सरफेस वेव्स। तो ये सरफेस वेव्स जो है हमारे, एक एल वेव्स है और एक रेले वेव्स है। इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे।
नाउ अब अगर आप बात करें टाइप ऑफ सीस्मिक वेव्स, ये आपने देख लिया है, एक है बॉडी वेव्स, एक है सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स क्यों जनरेट होती हैं? ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। जैसे आपने देखा था हाइपोसेंटर, ये था जो हाइपोसेंटर और फोकस, यहाँ पे हुआ अर्थक्वेक फॉल्ट के मूवमेंट की वजह से, फॉल्ट के अराउंड मूवमेंट हुआ तो, और वहाँ से आपकी जो भी एनर्जी है वो रिलीज होती है, ये एनर्जी ही होती है बॉडी वेव्स, एंड ये हर डायरेक्शंस में मूव करती है। तो बॉडी वेव्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, एक है पी वेव्स जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, एंड द अदर इज दिस एस वेव्स जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे पी वेव्स के बारे में, और ये डायग्राम भी हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम करते हैं पी वेव्स। जो पी वेव्स हैं इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। हम इन्हें प्राइमरी वेव्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो है फास्टेस्ट है, मतलब हमारे बॉडी वेव्स में पी वेव्स एंड एस वेव्स हैं, उनमें से ये फास्टेस्ट है, और ये हमारे सिस्मोग्राफ में, जो भी हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं। अब इसका जो वेव प्रोपगेशन है ना, वो है साउंड वेव्स की तरह। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी ऐसे प्रोपगेट करती है, लाइक यहाँ पे आपको कंप्रेशंस देखने को मिलते हैं एंड देन एक्सपेंशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये कंप्रेस हुई एंड देन यहाँ पे ये एक्सपैंड हुई, तो मतलब इस टाइप का आपको देखने को मिलता है पी वेव के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये आपके साउंड वेव्स की तरह ट्रेवल करते हैं। नाउ दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ वी नो दैट द वेव प्रोपगेशन इज सिमिलर टू साउंड वेव्स, एंड साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स जिसमें जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो वी कैन से पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वेव के प्रोपगेशन का मूवमेंट, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ही प्रोपगेट कर रहे हैं, ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो ये है पैरेलल। नाउ इन्हें हम कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं बिकॉज ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जैसा कि आपने देखा, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। तो जैसे ये पार्टिकल मूव करते हैं डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है एंड हमें रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। एंड ये जो पी वेव्स हैं दीज आर रिलेटिवली हैविंग दिस हाई फ्रिक्वेंसी, एंड ये हमारे अर्थक्वेक वेव्स में लीस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे अर्थ के सरफेस पे ट्रेम्बलिंग कैसी होती है, ये होती है इस डायरेक्शन में, अप एंड डाउन। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम बात करें पी वेव्स हमारे हर एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये सॉलिड्स में भी ट्रैवल करते हैं, पी वेव्स आपको सॉलिड्स में भी देखने को मिलेंगे, आपको लिक्विड्स में भी देखने को मिलेंगे, आपको गैसेस में भी देखने को मिलेंगे, और लेकिन इनकी वेलोसिटी और स्पीड वेरी करता है। सॉलिड्स में पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है देन लिक्विड्स, एंड देन गैसेस में सबसे कम होती है। तो अब हम चलते हैं एस वेव्स की तरफ। एस वेव्स जो है इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, शेयर वेव्स, डिस्टॉर्शनल वेव्स। हम इन्हें डिस्टॉर्शनल वेव्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये मीडियम को ही डिस्टॉर्ट कर देती हैं जिसमें ये ट्रैवल करती हैं, एंड ये ट्रफ्स एंड क्रेस्ट्स क्रिएट करती हैं, मीन्स इस तरीके से ट्रैवल करती हैं। तो ये एस वेव्स हैं, एंड दीज आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स कैसी होती हैं हमारी? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, the directions of vibrations of the particles in the medium is perpendicular to the direction of propagation, like the wave is propagating in this direction and the particles are propagating in this direction, so ये हो गए हमारे perpendicular, so इसे हम बोलते हैं, ये हमारे ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो हमारा जो एस वेव्स है वो है ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, और इसमें डिस्ट्रक्टिव पावर इन कंपैरिजन टू पी वेव्स हायर होता है। देखिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमारे सरफेस वेव्स करते हैं, और ये तो हमारा एस वेव्स है, ये है सरफेस वेव्स नहीं है, दिस इज सेकेंडरी वेव्स, एंड ये सेकेंडरी क्योंकि सिस्मोग्राफ में सेकेंड नंबर पे ये रिकॉर्ड होती है, एंड ये है बॉडी वेव का पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेम्बलिंग, मतलब इसका इम्पैक्ट हमारे अर्थ पे कैसा होता है, तो वो इस तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। ओके, तो हमने जब पी वेव्स पढ़ा था तो उसमें था अप एंड डाउन, इस तरीके से ट्रेम्बलिंग करता है, और अगर एस वेव है तो वो हॉरिजॉन्टली ट्रेम्बलिंग करता है। एंड ये जो एस वेव्स हैं लिक्विड्स में पास नहीं होते, गैसेस में पास नहीं होते, मीन्स ये फ्लूइड्स में पास नहीं होते हैं। एस वेव्स हमारे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से हमें हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। और इनका भी वेलोसिटी वेरी करता है, लाइक सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सॉलिड्स में होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस में तो पास होते ही नहीं है, तो सॉलिड्स से कम वेलोसिटी आपको मॉल्टन मटेरियल में देखने को मिलेगा। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो बॉडी वेव्स हैं
ये इंटरेक्ट करती हैं सरफेस, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो बॉडी वेव्स हैं ये हमारे सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं एंड जनरेट करती हैं न्यू वेव्स, जिन्हें हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। एंड ये जो सरफेस वेव्स हैं ये हमारे अर्थ के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर ये है अर्थ, यहाँ पे आप मान लीजिए अर्थ को एक अकर हुआ, देन उसके बाद ये है हमारे बॉडी वेव्स, जैसे ही सरफेस पे जाएंगे ये बन जाएंगे हमारे सरफेस वेव्स और ये सरफेस पे ही मूव करते हैं। सो ये जो है ये सिर्फ सरफेस पे मूव करते हैं, इनका भी मीडियम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वेरी करता है, जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। और ये जो सरफेस वेव्स है ना इनकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है, ये हमारे सिस्मोग्राफ में भी लास्ट में रिपोर्ट करते हैं। And these are, we can say, the slowest among the earthquake waves. The fastest is the primary waves, and so we call it as pre-waves. And then we have this S waves, and then we have this surface waves, जिसमें further categorized है ये love waves and Rayleigh waves. And these are we can say the more destructive in nature. एंड ये जो है रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट ही कॉज करते हैं इसी वजह से। और आप यहाँ अगर बात करेंगे ना जो पार्टिकल का मोशन है सरफेस वेव्स का, लाइक दिस एम्पलीट्यूड, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बॉडी वेव से, इसलिए ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं और ये जो भी स्ट्रक्चर है उनको गिरा देते हैं, क्योंकि ये जो है रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जैसे इनका ये पार्टिकल मोशन है, इससे ये इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, रॉक्स को डिस्प्लेस करते हैं, जो भी होते हैं उनको अलग अलग करते हैं, जिसकी वजह से जो भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको अफेक्ट करता है। और हमें अगर कोई लॉस टू प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो वो इसी वजह से देखने को मिलती है, हमारे सरफेस वेव की वजह से। इसको हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दियर लॉन्ग वेवलेंथ। सो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एंड इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, सो कंपैरेटिवली, सो इसे हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं। एंड दीज आर लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपको याद रखना है, जब हमने पढ़ा था प्राइमरी वेव्स तो इनकी भी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, एस वेव्स की भी हाई होती है। बट अगर हम बात करें सरफेस वेव्स की तो दीज आर लॉन्ग पीरियड वेव्स बिकॉज दीज वेव्स आर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ एंड ये इनका फ्रिक्वेंसी जो है कम होता है, बिकॉज वी नो द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी उनकी रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड दीज आर नोन एज शेयर वेव्स ऑल्सो। अब जैसे कि मैंने बताया लव वेव्स एंड रेले वेव्स, हाँ यही हमारे सरफेस वेव्स के टाइप्स हैं। तो उसमें भी लव वेव्स जो है फास्टेस्ट है एंड रेले वेव्स हमारा स्लोएस्ट है। तो वैसे तो सरफेस वेव स्लोएस्ट है, बट अगर हम उसका भी सब पार्ट करें तो दिस रेले वेव्स ये हमारे स्लोएस्ट हैं। एंड ये जो ग्राउंड को कैसे मूव करते हैं, साइड टू साइड लव वेव्स। एंड अगर हम बात करें रेले वेव्स तो ये ऐसे ट्रेवल करता है इन अ रोलिंग मोशन, तो ये रोल करता है, मतलब ये अप डाउन भी जाएगा, ये साइड टू साइड भी जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे अर्थ में जो भी शेकिंग देखने को मिलती है, डैमेज देखने को मिलता है, उसके लिए वैसे तो हम बोलते हैं सरफेस वेव्स, लेकिन सरफेस वेव्स में भी ज़्यादातर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेले वेव्स। तो अब हमने देख लिया इसको, आप यहाँ डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। Now how these waves help in understanding the Earth's interior? यही तो हम पढ़ रहे हैं कि हमें तो जानना है अर्थ का इंटीरियर, एंड हाउ दीज वेव्स जो भी हमने पढ़ा ये हमारे अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने में कैसे हेल्प करते हैं। लेट्स सी दिस डायग्राम। यहाँ पे क्या है, पी एंड एस वेव्स, दोनों वेव्स को हमने प्रोपगेट करा एंड अब हम पढ़ेंगे उनका बिहेवियर। तो आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप यहाँ देख सकते हैं ये डायग्राम मैंने ऐसे ही रफ बनाया है। आप देखिए ये डायग्राम है एक्चुअली आउटर कोर, ऑल दो इसका जो शेयर है वो सही नहीं बना हुआ है जो भी इसका बनना चाहिए था। जैसे ये आपका क्रस्ट है, देन ये मेंटल एंड देन ये कोर, इस टाइप से होता है। बट यहाँ पे ये आउटर कोर है एंड ये इनर कोर है, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आप ये मान के चलिए यहाँ पे आपका क्रस्ट एंड मेंटल दोनों है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे पी वेव्स भी देखने को मिल रही हैं, आपको यहाँ पे एस वेव्स भी देखने को मिल रही हैं। तो पी वेव्स जो है वो आपकी ब्लू कलर में है एंड एस वेव्स आपकी येलो कलर में है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों ही आपको क्रस्ट एंड मेंटल पार्ट में देखने को मिल रहे हैं। बाकी इनका जो डिटेल में वेरिएशन है वो हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे ही हम आउटर कोर में आते हैं हमें यहाँ पे एस वेव्स देखने को नहीं मिलती हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ पी वेव्स देखने को मिलती हैं, बट इनका काफ़ी रिफ्रैक्शन एंड ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम आगे हमसे स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे हमारा जो है आउटर कोर वो है लिक्विड एंड हमने पढ़ा था एस वेव्स की प्रॉपर्टी कि वो लिक्विड से पास नहीं करती हैं, इसीलिए ये जो हो गया ये हो गया एस वेव्स। उसके बाद अगर हम बात करें कोर, तो कोर में भी आपको यहाँ पी वेव्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तभी आपको ये लेस रिफ्रैक्टेड दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको एक शैडो जोन क्रिएट होता हुआ दिख रहा होगा। ये जो शैडो जोन है ये है पी वेव का शैडो जोन, और ये पूरा जो है ये है एस वेव का शैडो जोन, क्योंकि एस वेव जो है यहाँ से दिखनी ही बंद हो गई है, लेकिन पी वेव आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हम यहाँ पे जो इनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे वो डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के करेंगे, जैसे इनके आने का टाइम, कितने टाइम पर आ रहे हैं, इन्होंने क्या क्या पाथ्स हैं जो लिए हैं मूवमेंट के लिए, एंड एब्सेंस ऑफ सीजमिक वेव्स इन सर्टेन रीजन, जिसकी वजह से हमें शैडो जोन्स देखने को मिल रहे हैं। वेलोसिटी में डिसकॉन्टिन्यूटीज देखने को मिल रही है, लाइक वेलोसिटी यहाँ पे एस वेव, मतलब एस वेव तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं, बाकी कई जगह पे इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिससे हमें जो हमारे अर्थ का कॉम्पोजिशन है, डेंसिटी है, वो भी वेरी करता हुआ दिखेगा। हम अभी इन सब के बारे में आगे देखेंगे। एंड इसको ऑब्जर्व करके हम जो है जो भी चेंजेस हैं, जो भी वेव्स में चेंजेस हो रही हैं या फिर शैडो जोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके डिफरेंट लेयर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका एक डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका लिथोस्फीयर एंड ये है आपका स्टेनोस्फीयर। ये पार्ट हो गया हमारा मेंटल एंड देन कोर। और इसमें यहाँ पे जो पी वेव्स है ना, ये इनकी स्पीड लिखी हुई है। पी वेव की जो स्पीड है वो इंक्रीज है, यहाँ पे एस वेव की भी हाई है, देन यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो आप इसे ऐसे स्टडी कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे हमें जो पी वेव्स एंड एस वेव्स है यहाँ तक दिख रहे थे हमारे अर्थ में, हमें यहाँ आउटर कोर और इनर कोर के बाद मतलब कोर में ही हमारे एस वेव्स तो विजिबल नहीं है, लेकिन पी वेव हमें लास्ट में कोर में इसकी स्पीड इंक्रीज होती हुई दिखती है। तो ये जो हमारे वेव्स हैं हमने इनको ऐसे पास करा था, तो हम इन वेव्स की स्टडी करते हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर में जब ये वेव्स हमारी पास हुई तो इनकी स्पीड, पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों की स्पीड हाई है, मतलब ठीक है। मतलब ये तो अभी पहला लेयर में ही पास करें। और जैसे ही हमारे ये जो पी वेव्स एंड एस वेव्स हैं वो एस्थेनोस्फीयर में जाते हैं, तो एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, इनकी स्पीड ना रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने एक ऑर्डर पढ़ा था कि जो पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, उनका ऑर्डर ऐसे था, सॉलिड्स में ज़्यादा स्पीड एंड देन उसके बाद हमारे लिक्विड्स और फ्लूइड्स। वैसे तो एस वेव्स हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलते ही नहीं है, तो हम एस्थेनोस्फीयर को लिक्विड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे एस वेव देखने को तो मिल रहा है, मानते हैं कि दोनों की स्पीड कम हुई है बट देखने को तो मिल रहा है। तो ये होगा, हमने एज्यूम करा ये होगा मॉल्टन स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में। तो इसीलिए हम एस्थेनोस्फीयर को एज अ प्लाज्मा स्टेट मॉल्टन मटेरियल बोलते हैं, जहाँ से हमें मैग्मा देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही वेव मेंटल में एंटर करी, इनकी स्पीड फिर से इंक्रीज हो गई और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए। फिर ये है हमारा अपर मेंटल, दिस इज लोअर मेंटल, मतलब इनकी स्पीड इंक्रीज होती गई, डेंसिटी बढ़ती गई। हमने ये कंक्लूड करा डेंसिटी अर्थ की बढ़ती जा रही है। जैसे ही ये पहुंचते कोर के पास, यहाँ पे हमें एस वेव देखने को मिलता नहीं है, और जो पी वेव है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा, जैसा हमने डायग्राम में देखा था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो हमें पी वेव बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती हुई दिख रही है, साथ के साथ हमें एस वेव्स तो विजिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कंक्लूड करा कि पी वेव की वेलोसिटी जो है कम हो गई है, मतलब वेलोसिटी भी इसकी कम हो गई थी, स्पीड भी इसकी कम हो गई थी, और एस वेव तो देखने को ही नहीं मिली है। तो हम ये कंक्लूड करें कि जो हमारा आउटर कोर है वो है हमारा लिक्विड स्टेट में। अब ये लिक्विड स्टेट में क्यों है, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। ये लिक्विड स्टेट में है बिकॉज यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी देखने को मिलते हैं, एंड उसके बाद जो हमारा प्रेशर है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना कि यहाँ कोर पे पड़ रहा है कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो सके। अगर हम बात करें इनर कोर, इनर कोर हमारा देखिए ये हमारा लिक्विड स्टेट में है बट इनर कोर हमारा सॉलिड में है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा एस वेव तो यहीं से गायब हो गया था, तो इसके बाद तो हमें एस वेव देखने को मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पी वेव पहुँचा यहाँ से यहाँ पे तो इसकी स्पीड कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड फिर से इंक्रीज हो गई, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इससे हमें पता चला हमारा जो कोर है वो सॉलिड है। तो हमें यही पता चला कि जो पी और एस वेव की स्पीड है वो ठीक थी, जब वो फर्स्ट लेयर में पास करती है दोनों की स्पीड ठीक है, कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो है सॉलिड एंड ब्रिटल। अब उसके बाद जैसे ही वो जाता है मतलब और नीचे, जैसे कि हमने इन्हें पास करा था ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर तो इनकी स्पीड ठीक थी लिथोस्फीयर में, लेकिन जैसे ही वो एस्थेनोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं हमें यहाँ पे इनकी स्पीड और वेलोसिटी कम होती हुई दिखाई दी। इससे हमें पता चला कि देखिए अगर एस वेव दिख रहा है तो इसका मतलब है लिक्विड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि
एस वेव हमें दिख रहा है, तो अगर एस वेव नहीं दिखता तो हम मान सकते थे कि वो लिक्विड स्टेट में है, फ्लूइड स्टेट में है, बट हमें यहाँ पे एस वेव भी दिख रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कोई मॉल्टन सेमी मॉल्टन मटेरियल है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। जैसे ही एस्थेनोस्फीयर से वेव और नीचे जाती है, दोनों की स्पीड फिर से बढ़ जाती है, तो हमें पता चलता है कि हमें वहाँ पे फिर से सॉलिड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब मेंटल में हम एंटर करें और वहाँ पे जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही वो अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं उनकी स्पीड और बढ़ती जाती है। देन उसके बाद जो एस वेव है वो आउटर कोर से पास नहीं करता है, आउटर कोर से पास नहीं करता है, हमने देखा था डायग्राम में आउटर कोर में हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो इससे हमें पता चला कि आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड स्टेट में ही होगा, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है वहाँ पे एस वेव। लेकिन उसके बाद जब हम इनर कोर पे गए तो पी वेव की वेलोसिटी देखिए, पी वेव की वेलोसिटी ना यहाँ पे, और जो स्पीड है पी वेव की स्पीड, यहाँ पे भी उसकी स्पीड कम हो जाती है और यहाँ पे हमें फिर से बढ़ती हुई दिखती है, तो इसका मतलब इनर कोर इज सॉलिड। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब हम देखेंगे शैडो जोन। तो आप यहाँ देखेंगे शैडो जोन में कि हमें जो पी वेव है हमें सिर्फ 105 डिग्री से 145 डिग्री तक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो एस वेव है हमें 105 डिग्री से पूरा 105 डिग्रीज तक देखने को नहीं मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे द एंटायर जोन बियॉन्ड दिस 105 डिग्री डजंट रिसीव एस वेव्स, देखने को मिलता ही नहीं है, ये हमारे एस वेव का शैडो जोन है। और इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। अब जैसे हम पी वेव की बात करें तो वो एक बैंड की तरह अपीयर होता है, मतलब सिर्फ इतने दूरी में ही हमको नहीं दिखता है, ये पी वेव का शैडो जोन है। इससे हमें पता चलता है कि जो पी वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट होते हैं जब वो पास करते हैं किसी भी सेमी सॉलिड मेंटल स्टेट या लिक्विड आउटर कोर, तो वो रिफ्रैक्ट किया तो हमें इस यहाँ पे रिफ्रैक्शंस देखने को मिले। जैसे कि आप ये जान सकते हैं कि मेंटल से पास करा और लिक्विड कोर आउटर कोर में एंटर करा, तो जैसे ही वो आउटर कोर में जा रहा है वो तो लिक्विड है, मतलब मटेरियल का डेंसिटी चेंज हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं सॉलिड मेंटल, और उसके बाद वो एंटर कर रहा है हमारा लिक्विड कोर, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी चेंज हुई, यहाँ पे इसका मटेरियल चेंज हुआ। इसकी वजह से हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इसी वजह से हमें ये शैडो जोन देखने को मिलता है। तो हम ये क्वेश्चन में अगर आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शैडो जोन है दोनों ही पी वेव और एस वेव का वो कौन सा है, 105 से 145 डिग्रीज। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर के पास चलते हैं, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये है आपका क्रस्ट, द आउटर मोस्ट पार्ट, देन अपर मेंटल एंड देन लोअर मेंटल मीन्स द कंप्लीट, एंड द आउटर कोर एंड द इनर कोर। इसके बारे में हम ये जो कॉन्टिन्यूटीज़ हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम करते हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है, बहुत सारा। जब हम देख रहे थे, जब वो अक्रीट कर रहा था या क्रीशन एक्टिविटी हो रही थी, तो वहाँ पे और वीकेंड से जब वो ठंडा हुए जा रहा था तो डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स में वो अरेंज करते जा रहा था अपने आप को। तो हमने फिर भी जो मोर सिग्निफिकेंट है उन्हें इस तरीके से क्लासीफाई करा है, क्रस्ट, मेंटल, outer core and inner core. These are significant because of their unique physical and chemical properties. So let's move to this crust. The crust को हम बोलते हैं silicate solid because आपको crust में सिलिका का concentration देखने को ज़्यादा मिलता है, and हम इसे सियाल भी बोलते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो जो crust है वहाँ पे आपको सिलिकेट सॉलिड सिलिका देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं सिलिकेट सॉलिड, एंड इट्स द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें इसका थिकनेस, तो जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट में भी है, वो ओशंस में भी है। तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो थोड़ा सा थिन है, 5 किलोमीटर्स, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो है 30 किलोमीटर्स। बट इसका जो डिस्टेंस है, ये जो थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो माउंटेन वाले रीजन में 70 किलोमीटर्स तक होता है। अब ये जो क्रस्ट है ना, यहाँ पे जो रॉक्स हैं थोड़े हैवियर होते हैं, थोड़े डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी कितनी होती है, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करें, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, ये जो भी यहाँ पे डेटा है ना, डेटा हमने एनसीईआरटी से ही लिया है क्योंकि वही एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डेटा देखने को मिलते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी, तो हम वहीं से डेटा ले रहे हैं। एवरेज डेंसिटी जो है वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पूरे क्रस्ट का एवरेज डेंसिटी। डेंसिटी एंड टेम्परेचर दोनों ही डेप्थ के साथ इंक्रीज करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, और हमें अर्थक्वेक वेव से भी पता चलता है कि जैसे जैसे वो जाते जा रहा था अंदर की तरफ, उसका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, मतलब मटेरियल डेंस है। तो डेंसिटी, टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर के बारे में कैसे पता चलता है, वॉल्केनिक इरप्शन से।
अंदर से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, तो हमें पता चलता है कि डेप्थ के साथ जो है हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। और किस रेट से बढ़ रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एंड ये है हमारे अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, मतलब हमारे अर्थ के अपर पार्ट में इस वी कैन से इस वेरिएशन से और इस स्पीड से हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है विद डेप्थ। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पे है लाइटर सिलिकेट्स, जिन्हें हम सियाल भी बोलते हैं, जिसमें है हमारा सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और अगर हम बात करें ओशनिक क्रस्ट, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं डेंसर सिलिकेट्स, मतलब हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमें मटेरियल मिलता है उसे हम बोलते हैं फेल्सिक, डेट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, क्योंकि यहाँ पे लाइटर सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेनाइट देखने को मिलता है। और यहाँ ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेंसर सिलिकेट्स, डेट इज़ मैफिक, और फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे कि जो हमारा आउटर क्रस्ट है, मतलब आउटर पार्ट, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेडिमेंट्री मटेरियल। और आपको अगर आप इस आउटर क्रस्ट से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि एसिडिक नेचर के हैं। और थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बसाल्टिक एंड बेसिक रॉक्स भी देखने को मिलेंगे। तो यही है सियाल एंड दिस इज सिमा। तो आपको इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये चीज़ जो है ये आपका सिर्फ क्रस्ट पोर्शन में है विद डेप्थ। ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्योंकि सेडिमेंट्री आपके सबसे टॉप मोस्ट में मिलते हैं, उसके बाद आपको इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी जो है डिस्कॉन्टिन्यूटीज़, तो अभी हम जैसे क्रस्ट कर रहे थे, तो जैसे ही हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाते हैं तो हमें पहली डिस्कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं मोहोरोविक और मोहोर डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये एक्चुअली क्रस्ट एंड इसे हम बोलते हैं अपर मेंटल। तो ये हमारे क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फेयर के बीच में होती है, मतलब ये 8 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको ये लगभग देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो एक्चुअली डिस्कॉन्टिन्यूटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वेव्स थी ना, उनके जैसे ही वो क्रस्ट से एस्थेनोस्फेयर में पास करती है, मतलब क्रस्ट तो आपको सॉलिड है और आपका जो एस्थेनोस्फेयर है वो है आपका सेमी मॉल्टन। तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसके काफ़ी चेंजेस होते हैं, इसका स्पीड चेंज होता है। तो ये सब स्टडी करने से पता चला कि मटेरियल, रॉक कॉम्पोजिशन, हर एक चीज़ चेंज होता है जो कि इस वेव को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रॉक कॉम्पोजिशन में देखने को मतलब चेंज देखने को मिलता है। एंड क्योंकि इस लेयर के ऊपर आपको फेल्सपार देखने को मिलता है और इसके बीच आपको फेल्सपार देखने को नहीं मिलता है, ये इन जनरल है। तो इसे हम बोलते हैं दिस मोहोर डिस्कॉन्टिन्यूटी, जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल, और आप क्रस्ट मेंटल भी बोल सकते हैं, क्रस्ट एस्थेनोस्फेयर भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर आपका होता है 10 से 200 किलोमीटर, मतलब लिथोस्फेयर में आपका थोड़ा सा अपर मेंटल भी आता है, तो इसे 10 से 200 किलोमीटर तक होता है। और ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये हमारे इस एस्थेनोस्फेयर पे ही फ्लोट करता रहता है, और इसी की वजह से हमें जो भी है वी कैन से हमारा जो भी चेंज हो रहा है प्लेट्स के मूवमेंट से हमें अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, या जो भी चीज़ें हमारे क्रस्ट पे चेंज हो रही है वो सारी इन्हीं की वजह से होती है। और ये जो हीट निकलती है ना हमारे अर्थ में से, वो प्राइमोर्डियल हीट है, जो बहुत ही स्टार्टिंग में हमारे अर्थ में हीट थी वही हीट है। साथ के साथ हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ के अंदर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हीट होती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा एस्थेनोस्फेयर है वो हमें मॉल्टन स्टेट में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूस मैग्मा फ्लो भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एबेंडेंट एलिमेंट्स हमारे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए ट्रिक है ओजेक। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, दिस इज एल्यूमिनियम, ये है आयरन, एंड हेयर वी हैव कैल्शियम। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं हमारे क्रस्ट में। उसके बाद हम चलते हैं मेंटल की तरफ। तो जो मेंटल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली, मतलब हम ये बोल सकते हैं हमारा जो मेंटल है वो हमारे अर्थ के पूरे वॉल्यूम का 83% है, एंड मास वाइज 67%। ये जो है मोहोर डिस्कॉन्टिन्यूटी से 2900, जहाँ से हमारा कोर स्टार्ट होता है वहाँ तक देखने को मिलता है, मतलब मोहोर डिस्कॉन्टिन्यूटी से लेकर हमारा जो भी आउटर कोर है वहाँ तक देखने को मिलता है। इसका जो अपर पार्ट है वो है एस्थेनोस्फेयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स पे है, कई कई जगह पे आपको 200 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है डेटा थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो एस्थेनोस्फेयर हमारे मेंटल का अपर पार्ट है, और हमारा जो मैग्मा निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन में वो इस एस्थेनोस्फेयर से ही आता है।
इसकी डेंसिटी हमारे क्रस्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है, डेट इज़ 3.4। हमने क्रस्ट में देखा था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड यहाँ पे है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो लोअर मेंटल है वो थोड़ा हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। तो जैसे हमारे पी वेव्स एस वेव पास कर रहे थे, उनका जो स्पीड है दोनों का इंक्रीज हो रहा था। अब इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है OSM, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन एंड देन मैग्नीशियम। जो टेम्परेचर है हमारे मेंटल में इतना ज़्यादा वेरी करता है, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से आपको 4000 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। मतलब ये हमारा जो है अपर बाउंड्री, ये हमारा मेंटल एंड कोर बाउंड्री। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ दूरी तक आपको एस्थेनोस्फीयर भी रिस्पॉन्सिबल है, आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है ना, मतलब कोर मेंटल पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, आउटर कोर के पास इतना ज़्यादा, आउटर कोर में भी आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। आउटर कोर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस है। तो इसकी वजह से हमारे जो है कन्वेक्शन करेंट्स जनरेट होते हैं, जो कि हमारे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उन्हें कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उसके बाद एस्थेनोस्फीयर हमने देख लिया है, मैकेनिकली वीक है, डक्टाइल है। इसकी जो डेंसिटी है हमारे क्रस्ट से थोड़ी ज़्यादा है, डेंस है ये। अगर हम बात करें कोर, तो जो कोर है ये इसकी डेंसिटी होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही हम और अंदर जाएं बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो 13 में चेंज होती है। मतलब ये जो हमारा कोर है ना, इसकी 5 to 13 होती है डेंसिटी, 5 to 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कोर मेंटल बाउंड्री भी होती है 5, दैट इज़ 2900 किलोमीटर्स पे, और जैसे ही हम सेंटर पे जाते हैं इसकी होती है 13। आउटर कोर जो है लिक्विड में है, इनर कोर जो है सॉलिड में है। और जो हमारा इनर कोर है उसमें है आयरन एंड निकल। तो ये इसी से बना हुआ है, सबको पता है नाइफ, क्योंकि हमने जो क्रस्ट पढ़ा था उसमें सियाल एंड सिमा देखा था। यहाँ पे हमारा नाइफ। नाउ ये जो डायनेमो थ्योरी क्या कहती है, डायनेमो थ्योरी कहती है कि हमारे जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, प्लस यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ यहाँ पे हमें कन्वेक्शन करंट्स देखने को मिलते हैं, साथ के साथ यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी देखने को मिलते हैं। एंड ये इनकी वजह से प्लस जो हमारे अर्थ का कोरियोलिस इफेक्ट है, जो कि हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे, तो ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये दोनों ही हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से जो हम बोलते हैं हमारे कोर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो हमारा अर्थ है बल्ज है, तो कोर से सबसे पास में कौन सा है, हमारा पोल, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को, वैल्यू ऑफ जी इज हायर। तो ये इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वी आर डन विद दिस, एंड हमने अर्थ का जो इंटीरियर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो चुका है। जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम वॉल्केनोज, थोड़ा सा अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक के रिलेटेड जो भी डिटेल था, डिफरेंट डिटेल, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। थोड़ा सा पार्ट बचा है अर्थक्वेक का, वो हम डिफरेंट वीडियो में करेंगे। और जो भी हमारा GC लियोंग वाला पार्ट है ना, अर्थ क्रस्ट, जिसमें हम डिफरेंट रॉक्स को स्टडी कर रहे हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, वो भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये ज़्यादा लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ इसे इतना ही रखा है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।